हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि यूरोपियों का भारत आगमन या फिर पूर्वी एशियाई देशों में आगमन, उसके पीछे कारण क्या था। एक वक्त था जब यूरोप के देशों में पुनर्जागरण का दौर चला। पुनर्जागरण का दौर चलने का मतलब हुआ कि वहाँ पर पुनर्जागरण एक होता है कि पुनः जागना। पुनः जागने का मतलब है कि जब यूरोपीय के देश में है, वहाँ पर जो शासक थे उन्होंने वहाँ के नाविकों को या फिर समुद्र में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, आप देखेंगे कि यूरोप के देशों में बहुत छोटे छोटे से देश हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब समुद्र के किनारे बसे हुए हैं तो वहाँ तो समुद्र में ऐसे ही एक्सपर्ट होंगे, उनका नौ संचालन सबसे ज़्यादा तेज होगा। तो वहाँ के राजा महाराजाओं ने प्रोत्साहन दिया लोगों को कि आप जाइए समुद्र के रास्ता की खोज कीजिए। और इसके पीछे भी आप वजह देखेंगे कि समुद्र के रास्ते की खोजने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप देखेंगे कि 13वीं सदी के आसपास ये आपको भूमध्य सागर और इसके आसपास जो आप देखेंगे तो वहाँ पर मुसलमानों का शासक जब बढ़ा और कुस्तुनतुनिया पर जब उस्मानिया का शासन हुआ तो इटली के वेनिस को चुंगी दे करके यूरोप को व्यापार करना पड़ता था इन देशों के साथ, यानी कि भारत या एशियाई देशों के साथ। तो अब वजह है कि जब ये रास्ता बाधित हुआ तो बाधित होने के साथ यहाँ पर जब व्यापार करेंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। अब जब कॉस्ट बढ़ेगी तो सामान महंगा होगा और यहाँ ये इंडिया से व्यापार किए बगैर रह भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। भौगोलिक स्थिति में अगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा से आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती है। तो जहाँ देश का रहन सहन होता है वैसा उसका खान पान होता है, उनकी मजबूरी होती है। जहाँ देश जैसा है वैसा भेष है, वैसा खान पान है। तो ये लोग मीट मछली का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं और जब मीट मछली का सेवन जब ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको मसालों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी और ऐश्वर्य के साधन भी सबसे ज़्यादा अपने भारत या इसके आसपास के क्षेत्र से जाता था। तो जाहिर सी बात है फुल्ली डिपेंडेंट थे हमारे एशियाई देशों पे, तो उनकी तो मजबूरी थी कि उनको देखना है। तो इस दौर में आप देखेंगे तो समुद्र के रास्ते, ये जब समुद्र की खोज किया गया तो समुद्र के रास्तों की खोज की गई। तो ये खोज करने के दौरान सबसे पहले कोलंबस जब भारत की खोज करने निकले तो आप देखेंगे कि ये अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका के क्षेत्र के आसपास बॉर्डर एरिया में आप देखेंगे कि इन्होंने बताया कि अरे तो यही इंडियन है, लेकिन इंडियन ये नहीं थे। आप भी देखेंगे तो इसके आसपास के क्षेत्र के रहने वाले लोगों को रेड इंडियन कहा जाता है। तो रेड इंडियन कहा जाता है या फिर आप देखेंगे तो ये वेस्ट इंडीज कहते हैं कि वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज मीन्स कि कहने का मतलब कोलंबस जब इधर चला तो इसका नाम दे दिया वेस्ट इंडीज। आप ऐसे भी देखेंगे तो यहाँ वेस्ट पश्चिम और ये पूरब। तो जब कोलंबस खोज किया तो यहाँ पर जो है इनको रेड इंडियन नाम दे दिया। बाद में पता चला कि अरे नहीं, ये तो इंडिया नहीं है। फिर जब आगे का दौर आया तो उस वक्त पुर्तगाल की बात है, तो पुर्तगाल से सबसे पहले चला बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज जब यहाँ से चला ऐसे दक्षिण अफ्रीका के रास्ते से ऐसे होते हुए जब यहाँ तक पहुँचा तो ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे नीचे वाली बिंदु, यहाँ पर इसको आशा अंतरीप कहते हैं, आशा का द्वीप, आशा अंतरीप। अब देखेंगे कि आशा अंतरीप आने के बाद बार्थोलोमियो डियाज का हिम्मत फेल हो गया, लगा कि शायद इंडिया नहीं मिलेगा। ये फिर यहाँ से वापस चले गए, अपने पुर्तगाल देश में वापस चले गए। तो इनको सफलता नहीं मिली अपने इंडिया आने में, इनको सफलता नहीं मिली। सेकेंड टाइम में जब आप देखेंगे कि वास्को डी गामा जब समुद्री रास्ते की खोज की, एक बहुत शुरू से पढ़ा जाता था, हम लोग भी अपने बचपन में पढ़े थे कि भारत की खोज किसने की थी। तो भारत की खोज उस समय पढ़ाया जाता था कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अरे भैया, ऐसा थोड़ी था कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया, उसके पहले भारत था ही नहीं। अरे भाई, वो अपने स्वार्थ के लिए समुद्री रास्ता की खोज किया, न कि भारत की खोज किया। तो ये जो सबसे शुरू से चली आ रही परंपरा थी उसको वक्त के साथ ख़त्म किया गया कि नहीं, भारत के समुद्री रास्ता की खोज किया वास्को डी गामा ने। अब वास्को डी गामा आप देखेंगे तो वास्को डी गामा 17 मई
1498 को भारत आया और वो भी दक्षिण अफ्रीका के रास्ते से आया। दक्षिण अफ्रीका के रास्ते से यहाँ केप ऑफ गुड होप, आशा के अंतरिक्ष के पास आया। तो यहाँ इनको गुजरात का व्यापारी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा इंडिया है, यहाँ गुजरात के व्यापारी व्यापार के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका में थे और इनकी मुलाकात हुई वास्को डी गामा से। जब वास्को डी गामा से इनकी मुलाकात हुई तो वास्को डी गामा से मुलाकात के बाद अभी खोज रहे भैया भारत का रास्ता कौन जा मिलेगा, कहाँ मिलेगा। जैसे होता है ना, हम लोग कहीं रास्ते में गए, भटक रहे हैं, कोई वहाँ का लोग मिल गया, किसी के घर जा रहे हैं, उसके रिश्तेदार मिल गए, चलो भाई हमारे ही घर चलना है ना, चलो। तो बस वही बात हुआ। अब जब यहाँ के व्यापारी, गुजराती व्यापारी जो थे, हम उनका नाम लिख देते हैं, अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की हेल्प की। और ये आप देखेंगे दक्षिण भारत में केरल, ये केरल जो है, केरल के कालीकट तट तक वास्को डी गामा को पहुंचाया। अब वास्को डी गामा को जब केरल के कालीकट तट तक पहुंचाया तो वहाँ के राजा जिनका उपनाम हुआ करता था जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया। जमोरिन ने तो स्वागत किया, लेकिन ये समुद्री रास्ते तय करने के दौरान, चूँकि आप देखेंगे कि भारत में उस वक्त अरबों का शासन था, तो अरबों ने उनका भरपूर तरीके से विरोध किया। जमोरिन ने उनका स्वागत किया कि आइए भाई। आप देखेंगे तो 1498 के बाद जब 1499 में वापस जब गया पुर्तगाल, तो उस वक्त ये जो यहाँ से पूरा लाद के मसाला ले गया, उसमें 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अब जब 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी बात है उसके आसपास के देश होंगे वो भी लुभाएंगे। तो उस दौर में आप देखेंगे कि जब 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ये क्या किया कि फिर 1500 में फिर भारत आया। और आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इनकी चॉइस थी भारत, अपना इंडिया, क्योंकि इंडिया का क्षेत्र बड़ा था, ऐश्वर्य का साधन ज़्यादा था, सुखी संपन्न उस वक्त ज़्यादा था, ऐसे भी उस वक्त सोने की चिड़िया से कम नहीं थी अपनी भारत। तो यही बात है। इस दौर में आप देखेंगे तो सबसे पहले तो ये देखिए कि सहायता इनको किया अब्दुल मजीद ने, स्वागत किया जमोरिन ने केरल के कालीकट तट पे। अब जब भारत में जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने क्या किया कि अपना फैक्ट्री बनाया। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ सामान का निर्माण होता था, फैक्ट्री का मतलब हुआ कि वहाँ पर सामान का स्टॉक किया जाता था, जहाँ से लेकर के वो लोग अपने देश में जाते थे। तो उन्होंने सबसे पहले कोचीन में अपना फैक्ट्री की स्थापना की। फैक्ट्री की स्थापना के बाद उस दौर में देखेंगे तो सर्वप्रथम भारत का जो गवर्नर था, भारत का गवर्नर अल्मीडा बना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका पूरा नाम हुआ, लेकिन उतना रटने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि अगर आपको ऑप्शन में याद रहेगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ना करके अल्मीडा, इसी नाम उल्टा पुल्टा होता है ये लोग का, कहाँ तक याद रखा जाए। और हम लोगों को तो ऐसे भी एग्जाम पास करने से ज़रूरत है। ऑप्शन देखेंगे फट से याद आएगा कि भारत में पुर्तगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन है, तो देखेंगे कि अच्छा अल्मीडा है, चलो फ्रांसिस्को डी, कोई ज़रूरी नहीं है उतना करने का। तो आप देखेंगे कि अल्मीडा से जुड़ी हुई कुछ खास फैक्ट हम आपको बताते हैं। जब भारत का खोज हुआ, मैं आपको थोड़ा और डिटेल्स में इंडिया का मैप बना के बताता हूं कि इंडिया के मैप में दिखाने से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, हिंद महासागर का क्षेत्र जो है, अब जब पुर्तगालियों ने खोज की समुद्री रास्तों की, तो जब यहाँ का प्रथम गवर्नर था अल्मीडा ने क्या किया, सबसे पहले वो अपना व्यवस्था लगा दिया, जुगाड़ लगा दिया कि इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो है सो काटेज पद्धति लागू कर दिया। काटेज पद्धति लागू कर दिया। काटेज पद्धति का मतलब ये हुआ कि अगर हिंद महासागर में कोई भी जहाज दिखा जो कि माल लोड किए हुए है, तो उनकी एक ही पॉलिसी थी। पुर्तगाली सब दिन से लुटेरे थे। आप देखेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये लुटेरा अपना जो प्रवृत्ति थी, लुटेरे की प्रवृत्ति थी, जिसके कारण इनका पतन का कारण भी वही बना। और भारत में आने के पीछे इनका कारण था, एक तो बहुत ज़्यादा किसी को जोर ज़बरदस्ती करके ईसाई बना लेना, दूसरा है कि काटेज पद्धति लागू करके इनको जो है सो सबसे ज़्यादा
हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली के रूप में उभरे। अब इनकी ये जो यहाँ पर जो लागू किए, आप देखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब शांत जल की नीति। कहने का मतलब है कि हिंद महासागर में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो पुर्तगालियों से आपको कार्टेज लेना होगा। मतलब एक साधारण मानिए कि पोस्टर है, पोस्टर में पुर्तगाली अपना परमिशन देंगे, उस पोस्टर को वो जहाज पे चिपकाया जाएगा। अगर जहाज पर चिपका नहीं मिला तो पुर्तगाली उसको लूट लेंगे, बर्बाद कर देंगे, उसको डैमेज कर देंगे। तो इस वजह से हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा वर्चस्व हो गया पुर्तगालियों का। आप देखेंगे कि यहाँ इस क्षेत्र में, यानी कि इस तट पर, भारत के इस तट पर सबसे ज़्यादा पुर्तगालियों ने अपना वर्चस्व जमा लिया और इस रास्ते को ही पूरा ब्लॉक कर दिया। इसमें सबसे जो ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे अल्मीडा, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आई। अब इसके बाद बात आती है अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। आप सीधे अल्बुकर्क भी नाम याद रख सकते हैं। अल्बुकर्क को भारत का वास्तविक शासक कहा गया। वास्तविक शासक कहने के पीछे कारण क्या था, उसके पीछे भी एक फैक्ट है। फैक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। अल्बुकर्क ने क्या किया, जैसे ही भारत में आया उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा फैलाना शुरू कर दिया। धर्म का प्रचार प्रसार मीन्स कि आप जानते हैं कि उस समय भारत में सती प्रथा थी। सती प्रथा का मतलब है कि पति मर गया तो पत्नी को ज़बरदस्ती फूंक दो उसके साथ में। तो ऐसी भी स्थिति थी। अब ये जब यहाँ पर वर्चस्व अपना पुर्तगाली इस क्षेत्र में जब अपना वर्चस्व जमा लिए तो उस समय क्या किए कि देखे कि नहीं, अब पुर्तगाली व्यक्ति को, पुर्तगाली जो भी नागरिक है उसको क्या किया कि बताया कि नहीं, अब भारत में तुम शादी का प्रथा अपना। आप प्राचीन इतिहास में भी देखेंगे कि राजा महाराजा जब अपना क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे तो कई शादियाँ करते थे और शादी करके अपना विस्तार करते थे। अगर कोई राजा हार गया तो वो अपनी बेटी को, जीते हुए राजा के साथ शादी होता था। उसी प्रकार यहाँ पर विवाह का प्रचलन शुरू कर दिया। अब कहने का मतलब है कि कोई गांव का बाहरी आदमी आया तो उसको गाली दे के भगा दो, लेकिन अगर गांव का दामाद बन जाएगा तो क्या करेगा। तो अपना क्षेत्र का विस्तार करने के लिए वो क्या किए कि वो अल्बुकर्क यहाँ पर सबसे पहले जो, अब मान लीजिए कि कोई भी विदेशी से शादी कैसे कर सकती है, तो देखा कि अब इसके जगह एक ही पॉइंट है, सती प्रथा को बंद करवाओ। और सती प्रथा से जो बची हुई महिला है उनको तो यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, तो उसी महिला से शादी करके अपना क्षेत्र का विस्तार कर दो। आप देखेंगे कि यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति भी पुर्तगाली था और सबसे अंत में जाने वाला भी पुर्तगाली था। आप देखेंगे कि गोवा को खाली कराने के लिए 1961 में भारत सरकार को बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ा। बहुत वक्त तक इनको जो है इसके साथ लड़ाई करना पड़ा। ये वो कहते थे कि नहीं, गोवा तो मेरा अभिन्न अंग है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। बहुत सारा मार काट हुआ, बहुत सारी समस्याओं का सामना करने के बाद जो है सो गोवा खाली हुआ। तो इसी दौर में अब मैं आपको बताता हूँ अल्बुकर्क के बारे में। तो अल्बुकर्क ने क्या किया, यहाँ पर आया और ईसाई धर्म का प्रचार किया और यहाँ पर जो है अपना व्यवस्था किए, यहाँ पर जो है अपना समाज को बढ़ाया। कहने का मतलब पुर्तगाली समाज को बढ़ाया। उसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने सबसे पहले केरल के कोचीन को अपना मुख्यालय बना लिया और केरल से यहाँ पर जो गोवा है, गोवा में यूसुफ आदिल शाह से क्या किया कि गोवा को छीन लिया। ये बात 1510 की है, 1510 की है। अब इससे यहाँ का राजा जमोरिन भी तकलीफ में आ गया कि भाई ये तो गलत बात है, आपने गोवा को छीन लिया। आप आए थे व्यापार करने और अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। किसी भी शासक राजा को हो सकता है, तो बस बात वही हो गई। अब कहने का मतलब है कि जमोरिन ने भी उसका विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक ये ताकतवर हो चुके थे। और हम अपना आप देखेंगे उस वक्त के इतिहास में देखेंगे तो बहुत अपने ये इतिहास में उथल पुथल का वक्त था। बात 1510 ईस्वी की है। तो उथल पुथल की वजह से बहुत ज़्यादा इसका विरोध नहीं कर पाए। और ये तो समुद्र के राजा थे, इनका नौसेना जो है सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का था। तो अल्बुकर्क ने इन्हीं सब कारण से अल्बुकर्क को वास्तविक शासक कहा जाता है। और आप देखेंगे कि गोवा को छीना यूसुफ आदिल शाह से 1500
इसमें सती प्रथा पर भी रोक लगाई इन्होंने। अब बात आती है निनो डी कुन्हा की। वैसे आप 3 नाम पुर्तगाली में याद रख सकते हैं। सबसे पहला हो गया अल्मीडा, उसके बाद हो गया अल्बुकर्क और सबसे अंत नाम आता है निनो डी कुन्हा। निनो डी कुन्हा ने क्या किया, अपने साम्राज्य को विस्तार करते हुए ये तो पहले ये कोचीन पर ये हो गया, उसके बाद गोवा पर हो गया, अब क्या करेगा ये दीव पर भी कर लेगा और बसीन पर भी कर लेगा, बसीन और दीव। यानी कि आप कुल मिला के देखेंगे तो इनका जो है ये मालाबार तट पे इनका ज़बरदस्त वर्चस्व हो गया। अब क्या किए कि भाई केरल पर भी ध्यान देना है और यहाँ बसीन और ये दीव पर भी ध्यान देना है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इनका काम था कि ये जो है गोवा को अपना मुख्यालय बना लिए का, क्योंकि इधर से इधर भी कंट्रोल किया जा सकता है और इधर भी कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब दोनों तरह के शासन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि निनो डी कुन्हा मुख्यालय कोचीन से गोवा बना दिया। 1534 में वसीन जो है वसीन को कंट्रोल में ले लिया और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। आप अगर दीव कभी जाने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश दीव था। उस दीव पे आज भी देखेंगे बड़ा बड़ा किला बना हुआ है, उसमें बहुत सारी तोपें रखी हुई है, पुराना है। मुझे तो संजोग से मौका मिला, मैं घूम के देख के आया हूँ। आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि कितनी ज़बरदस्त व्यवस्था थी उस समय पुर्तगालियों की। अब एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि बात 1661 की बात है। 1661 में आप देखेंगे कि पुर्तगाली जो है सो उसकी एक राजकुमारी थी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। कहने का मतलब है कि ये मान के चलिए कि यूरोप है, ठीक है, यूरोप के दो देश के राजकुमार और राजकुमारी शादी कर रहे हैं और दहेज क्या मिल रहा है, हमारा भारत का मुंबई। कितनी अजीब बात है ना, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। यूरोप के 2 देश शादी कर रहे हैं और हमारा जो भारत है, भारत का सोच के देखिए कि उस समय की क्या स्थिति थी कि यहाँ के बॉम्बे उसको दहेज में दिया जाता था। आगे आप चल के देखेंगे कि इसी बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को राजकुमार के द्वारा, जो वहाँ का ये राजकुमार हैं चार्ल्स द्वितीय, उनके द्वारा कुछ मतलब ये अमाउंट ले करके इनको दे दिया गया, सौंप दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो हम आगे आपको आगे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। हाँ, एक इसमें और फैक्ट है कि पुर्तगालियों की कंपनी का नाम था अस्तादो इंडिया। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अस्तादो इंडिया कौन से यूरोपीय कंपनी का नाम था, तो आप अस्तादो द इंडिया याद रख सकते थे। वैसे भी पहले आने वाला उस्तादे होता है, ऐसे आप करके समझ सकते हैं। तो यही बात है। अब देखेंगे 1661 में हुआ। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जाहिर सी बात है कोई भी जब एक देश दूसरे देश में आते जाते हैं तो कुछ वो हमारी संस्कृति ले जाते हैं, कुछ अपनी संस्कृति दे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि संस्कृति के दौरान में इसमें देखेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस जो आप देख रहे हैं अब तो थोड़ा बंद भी हो गया। बड़ा बड़ा मशीन जिसमें असिस्ट करके छापता था, वो प्रिंटिंग प्रेस देन है पुर्तगालियों का ही। पुर्तगाली जब आए तो यहाँ प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ अपने भारत में। वो तंबाकू लेकर के आए और गोथिक शैली आप देखेंगे तो जिसके दौर में आप देखेंगे गिरजाघर में आप अगर ध्यान दिए होंगे तो इस टाइप का जो रहता है, ये गोथिक शैली ये पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगाली गोथिक शैली का विकास हुआ। तो ये थी हमारी पुर्तगालियों के लिए जो विशेष फैक्ट एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, आपके काम में आएगा। और इसके पतन का कारण आप देखेंगे, पतन का कारण बस वही था, ईसाइयत का कारण। सबसे बड़ी बात है कि वो ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इंडिया में आने के पीछे 2 कारण था, एक तो ईसाई धर्म का प्रचार करना है, अपना साम्राज्य का विस्तार करना है और उससे व्यापार करना है। तो बस वही बात है, लॉन्ग टाइम तक रहने के लिए उन्होंने बस साम्राज्य का जो विकास किया वो उनके बहुत काम आया। और दूसरा है आप देखेंगे तो यहाँ बंगाल का जो है सो बंगाल में इनका जो है बंगाल में भी इन्होंने शासन किया। यहाँ के एक जगह था हुगली में इन्होंने बहुत दिन राज किया। हुगली में क्या करते थे, इनका काम था जो जहाज आने जाने वाला है उसको लूट लेना। और लुटेरा बनने का भी एक बहुत बड़ा पतन का कारण था। लुटेरे की नीति इन्होंने अंत तक नहीं छोड़ी। बस वही बात है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मुगल का जो
कासिम खान था वहाँ उसका सेनापति उस वक्त में, 1.5 लाख सैनिकों के साथ जब अंत में मुगल भी परेशान हो गए तो 1.5 लाख सैनिकों के साथ 3 महीने तक हुगली में जाकर के इनके साथ युद्ध किया और युद्ध के बाद पुर्तगाली यहाँ से खाली करके भागे। तो ये सब पतन का एक बहुत बड़ा वजह था। बस आपको यूरोपियों के आगमन में आज पुर्तगाली मैंने बताया, पुर्तगालियों से जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था मैंने बताया। प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस जो हमारा जो वीडियो अभी बनाए हैं उससे आपको सॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट मैं आपको फिर बताऊंगा डच में बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, उसके आगे फिर डच आएगा, अंग्रेज आएगा, मैं सबके बारे में विशेष रूप से बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।